हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पॉलिटी के 300 क्वेश्चंस की सीरीज को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग जो रेलवे के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है वो है साइंस के क्वेश्चंस का। तो आज से हम लोग साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो साइंस के क्वेश्चंस है ये 300 क्वेश्चन से लेकर 500 क्वेश्चन तक की सीरीज हमारी चलेगी। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए कोई भी परेशान नहीं होगा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, आप लोग साइंस में पीडीएफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट को समझना। क्योंकि आप अगर साइंस के क्वेश्चन को रट्टा मार लोगे तो उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप वीडियो देखने के बाद में हर क्वेश्चन को समझ लोगे तो आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी और आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। कहने का मतलब ये है कि साइंस का पार्ट रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में 60% से 70% तक आता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अभी हम लोग इसके एमसीक्यू कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी अगर आप कहोगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का तो उसका सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कार्बोहाइड्रेट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो हम लोगों के पास 300 से 500 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें कुछ इजी भी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट भी मिलेंगे, कुछ डिफिकल्ट भी मिलेंगे। जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में है मैंने वैसे ही लिया है, कोई उससे छेड़खानी मैंने नहीं किया। और जो बन सकते हैं वो भी हम आपको रिपीट कर मतलब आपको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने कैप्सूल तो देखी होगी ना, आप जब बीमार पड़ते हो कभी तो आपको डॉक्टर कैप्सूल लिखता है, तो कैप्सूल का जो ऊपर का जो आवरण होता है, यानी आपने देखा होगा ना ब्लैक और रेड में होता है या किसी किसी चाहे जिस कलर में है, ठीक है, तो वो आपका किसका बना होता है? चलिए, तो वो आपका बना होता है स्टार्च का। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? बताइए, 200, 206, 300 या 350? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं, तो लेकिन जब बाद में जो बड़े हो जाते हैं तो उनमें हड्डियां कितनी हो जाती हैं? 206। तो बाकी की जो 94 हड्डी है वो कहाँ चली गई? तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो 94 हड्डी होती है वो गायब नहीं हो जाती है, वो सभी हड्डियां आपस में जुड़कर वो 206 हो जाती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। बताइए, अगर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन चाहिए और पीडीएफ भी चाहिए तो आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, सिर्फ इतना ही काम करना है, सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन पसंद आ रहा है, मेहनत लग रही है, वीडियो घर से शूट हो रहा है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं, पीडीएफ भी बनाकर आपको देना होता है। तो अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो आप बिना लाइक और कमेंट किए हुए मत जाना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आप लोगों के लिए ही ये किया जा रहा है। चलिए, तो मनुष्य की खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 8, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट है, देखो 500 क्वेश्चन कम नहीं होते, 500 क्वेश्चन करने के बाद में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, निद्रा रोग कौन पैदा करता है? चलिए, निद्रा रोग कौन पैदा करता है? इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा। जो ट्रिपैनोसोमा है इसी से निद्रा रोग होता है। निद्रा रोग में होता क्या है कि आप हमेशा ऊँघते रहोगे, हमेशा आपको लगेगा कि मुझे नींद लगी है, नींद से सोकर उठोगे उसके बाद फिर लगेगा कि मुझे नींद लगी है। ठीक है, ये सीसी मक्खी एक होती है, याद रखिएगा, सीसी मक्खी, इसी के कारण ये रोग होता है। ट्रिपैनोसोमा के एक प्रोटोजोआ होता है, सीसी मक्खी के द्वारा ये फैलता है। क्लियर है? तो याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ क्या है? बताइए, मनुष्य के आंत में कौन सा एक कोशिकीय परजीवी रहता है? इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई कोलाई। ठीक है, ये मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किसे, जीन कहाँ होते हैं आपको ये बताना है।
जीन आपको पता है ना कहाँ होते हैं, बताइए। केंद्रीय झिल्ली में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम में या कोशिका कला में? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुणसूत्रों में। ठीक है, जो जीन होते हैं ये गुणसूत्रों में होते हैं। अच्छा, जीन के बारे में अगर हम बात करें तो जीन के दो नाम और होते हैं। एक होता है वंशाणु और एक होता है पैतृक। ये जीन के दो नाम और हैं, एग्जाम में बन चुके हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, वंशाणु और पैतृक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? बताइए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुराना। ठीक है, खुराना ने ही जीन का संश्लेषण सबसे पहले प्रयोगशाला में किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खुराना। बाकी जो वाटसन और क्रिक थे, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल खोज किया था। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल जो थे ये वाटसन और क्रिक दो लोगों ने किया था। आगे की बात, अभी इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चंस में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? बताइए, एक जीन एक सिद्धांत, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। आप खुद देखिए और ये पता करिए आपको कितना आता था इसके पहले इन क्वेश्चंस में। जो नहीं आता था वही आपके बेनिफिट है, वही आपको याद करना है, वही एग्जाम में आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिडल व टैटम ने, इन्होंने ही एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था। याद रखना है, बिडल एवं टैटन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। हरगोविंद खुराना के बारे में हम लोगों ने अभी अभी बात कर लिया है कि इन्होंने ही क्या किया था, जीन को प्रयोगशाला में सबसे पहले ले गए थे। वाटसन और क्रिक की बात करें तो उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन का वर्तमान नाम देने वाले कौन हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जीन का वर्तमान नाम है ये किसने दिया था? तो जोहानसन एक थे, इन्होंने ही जीन का वर्तमान नाम दिया था। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है वो आपका होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां एक्सप्लेन करना है वहीं पर करेंगे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? अभी अभी हम लोग बता चुके हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था और इसी के कारण इनको 1962 ईस्वी में, ठीक है, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। याद रखिएगा, 1962 में नोबेल प्राइज वाटसन और क्रिक को मिला था डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। चलिए, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यानी जो कोशिका का नाम था वो सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? तो आप सबको पता है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। और इन्होंने कोशिका का वर्णन कब किया था? तो 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका का वर्णन किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेजित करती है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल है यही जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में अलग करती है, विभाजित करती है। ये भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में 2019 में आ चुका है। ठीक है, कई शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं तो आप इनको कवर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट? चलिए, तो जब कोशिका में आपके राइबोसोम की अनुपस्थिति हो जाएगी तो आपका ये जो प्रोटीन संश्लेषण है ये नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम को ही प्रोटीन की थैली भी कहा जाता है। एक नाम आप और याद रखिएगा, प्रोटीन की थैली जो है वो राइबोसोम को कहा जाता है। ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? द पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का ऊर्जा ग्रह ये सबको पता होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सही कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है ये। क्लियर है? चलिए, वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी। क्लियर है भैया? यहां तक आनुवंशिकी बोलते हैं इसको, जीव विज्ञान की शाखा को। क्लियर है? चलिए, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
तो वही चीज है ना, जो वर्तमान नाम जीन है उसको किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। हम लोग इसके पहले भी एक क्वेश्चन देख चुके हैं इसी टाइप का। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर पसंद आ रहा है क्वेश्चन आपको तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिनको भी हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना है उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर कोई भी मैसेज करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वंशगत की इकाई है, तो जो आपकी वंशगत की इकाई है वो आपकी जीन होती है। ठीक है, जीन नाम किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था। चलिए तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डन पी। ठीक है, मटर पर तो किया था, लेकिन मटर की इतने वैरायटी होते हैं, चिकन पी, पिजन पी, गार्डन पी और जंगली मटर, तो इन्होंने गार्डन पी पर किया था। दरअसल ये इन्होंने मटर पर ही क्यों किया था, क्योंकि आपको पता है कि जो मटर की जो खेती होती है 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है, यानी ये उसकी कई पीढ़ी पर अध्ययन कर सकते थे। दूसरी बात जो कौन है, जो इसके जनन वाले होते हैं, यानी जो मादा और जो नर होते हैं, ये दोनों जो होते हैं एक ही फूल में उपस्थित होते हैं। ये भी इसका मेन कारण था, यानी इनको 2 पौधे नहीं ढूंढना है कि कौन सा नर है कौन सा मादा है, एक ही फूल में नर और मादा दोनों मिल जाते थे, इसीलिए इस पौधे का इन्होंने चूज किया था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बारबैरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बारबैरा जो मैक्लिंटॉक थी, ये इन्होंने भी एक पौधे पर जीन के लिए इन्होंने किया था, तो वो पौधा आपको बताना है। जैसे आपके मेंडल ने मटर पर किया था, तो इन्होंने किस पौधे पर किया था, ये नाम याद करिएगा, ये भी बहुत अच्छी साइंटिस्ट थी, बारबैरा मैक्लिंटॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का, इन्होंने मक्के पर किया था। ठीक है, बारबैरा मैक्लिंटॉक मक्का, और मेंडल ने किया था गार्डन पी पर। क्लियर है, चलिए। वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। चलिए, द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, बताइए। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या कॉर्टेक्स। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैम्बियम। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी कैम्बियम है। यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यापारिक कारक प्राप्त होता है कहां से, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इस पे अगर हम बात करें तो जो आपका व्यापारिक कारक होता है ये आपका पाया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। ये मिलता है आपको कारक कैम्बियम से। देखो ये जो कैम्बियम होता है ना, ये कैम्बियम जो होता है ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित होता है। आपको मैं बता दूं, जो व्यापारिक कारक होता है यानी कारक कैम्बियम जो होता है ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। ये भी सीरीज भी पूछी जा चुकी है एग्जाम में। अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है, तो आपने देखा कि जो पेड़ होता है ना, तो जो पानी की बरसात होती है तो वो पेड़ के अंदर नहीं जा पाता, यानी कैम्बियम ही जो ऐसा एक कैम्बियम है, ठीक है, व्यापारिक कारक, जो बाहरी पानी को या बाहरी हवा को पेड़ के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। याद रखिएगा, क्लियर है। यानी ऊपर की तो जो है वो भीग जाएगा, लेकिन वो पानी आपने कभी भी देखा होगा, चाहे जितनी बरसात हो आप काटोगे तो अंदर पानी नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है, नमी नहीं अंदर मिलेगी। चलिए तो ये आपका क्लियर हो गया। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए, एमिनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए या जल वहन के लिए, बताइए। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, ये आहार देता है यानी भोजन पहुंचाता है ये। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी पत्ती में भोजन बनेगा और फिर ये पूरे पेड़ पर ये पहुंचाएगा। जो जल वहन करता है वो आपका जाइलम करता है। ये चीज क्लियर है ना। चलिए, वायु तक पाया जाता है, बताइए वायु तक कहां पाया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे पौधे होते हैं जो जल में उगते हैं या जल में पाए जाते हैं, वो आपके हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो जो वायुतक होता है ये जलीय पौधों में पाया जाता है, हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। क्लियर है। चलिए, आर्किड में विलामेन ऊतक पाया जाता है। आर्किड आपने देखा होगा, आर्किड को आपको पता है एक फूल होता है आर्किड का, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में बन चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आर्किड में विलामेन ऊतक कहाँ पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं एक खास बात बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। तो इसका तो मैं पहले राइट आंसर बता दूं, ये आपके विलामेन ऊतक होते हैं मूल में। ठीक है,
जो वायु आर्किड होता है, इसके बारे में जो खास बात है, ये वायु से भी नमी ग्रहण करती है। जैसे कि हम बात करें कोई भी पेड़ हमारा होता है तो वो जो नमी होती है वो जड़ से नीचे की तरफ जो जड़ होती है जमीन के अंदर, वहां से नमी को अवशोषित करती है और वहां से पानी को पूरे पेड़ पर पहुंचाती है। लेकिन जो आर्किड होता है, आर्किड जो है ये हवा से भी नमी लेती है। यानी जो आर्किड होता है इसमें जो जड़ें होती हैं वो ऊपर भी लटकती रहती हैं। समझ में आ गई बात? वायु में लटकी रहती है, यानी वहां से भी वो नमी को ले सकती हैं। तो ये इनकी खास बात है, आप इनको याद रखिएगा। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फफूंदी। जो पादप रोग होते हैं वो फफूंदी इसका सबसे उत्तरदायी कारक होता है। क्लियर है? यहां तक, यहां पर कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है तापीय क्रिया से, हार्मोन क्रिया से, जंगली किस्म से प्रजनन करा के, या कोल विसिन क्रिया से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब पिछली बार 2019 में जब ग्रुप डी का पेपर हो रहा था ना, कई सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, हमने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर में, लगभग ये मान के चलिए कि आपके 2-3 महीने के जो पेपर होते हैं उसमें कम से कम 50 बार क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, और लोग इसको खूब गलत कर रहे थे। ठीक है, तो आपको गलत नहीं करना। जब भी हम किसी भी पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाएंगे तो उन्हें जंगली किस्म से प्रजनन कराया जाएगा। प्रजनन का मतलब होता है कि जैसे कोई पौधा है तो एक पौधा हो गया इस प्रजाति का, तो दूसरे पौधा दूसरी प्रजाति को लाकर उसमें मिला दिया गया, यानी हाइब्रिड बना दिया गया। कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी कोई बच्चे परेशान नहीं होंगे। जो नोट करने की इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो नोट कर लीजिए, बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? जो किसान मेरे भाई लोग हैं उनको पता होगा हरित बाली रोग किसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाजरा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बाजरे में जो दाने होते हैं ना, जब ये रोग लग जाता है तो उस जगह पे दाना ना होकर वहां पर पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। आपने देखा होगा, किसी ने अगर देखा है, जो लोग देखे हैं वो नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर मैंने देखा है, वो कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये बाजरा होता है कि जहां पर दाने होने चाहिए वहां पर दाने ना होकर टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां हो जाती हैं उस दाने के बीच में। ठीक है, चलिए, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, किसके कारण? हाँ, ये चीज आप इंपॉर्टेंट, आपने चना देखा है, आपने चने को कैसे खाते हो? जब भिगोते हो तो रात में आपने उसको भिगो दिया, सुबह वो फूल जाता है। तो किस कारण से फूलता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। देखो, जो लोग पीडीएफ के लिए केवल आते हैं, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि वो लोग अब रुके नहीं होंगे, वो पीडीएफ डाउनलोड करके निकल लिए होंगे। लेकिन जो बच्चे यहां तक आए हैं हमारे साथ में, डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि उन्हें डीप में नॉलेज चाहिए। और डीप में ही जब नॉलेज आप लेकर जाओगे तभी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर आप सिर्फ पीडीएफ से देखोगे तो आप इसको समझ नहीं सकते हो, लेकिन अगर हमने आपको समझा दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो चना होता है, चना को आप भिगोते हो, चाहे छोला है आप भिगोते हो, राजमा है आप भिगोते हो, तो वो फूल जाता है। तो वो किस कारण से फूलता है? तो वो आपका फूलता है अंतः शोषण के कारण। ठीक है ना? तो यही चीज है, अगर आप यहां तक हो तो इसका मतलब आपको एक्सप्लेन की जरूरत है और आप पढ़ने में अच्छे हो। क्लियर है? बाकी आपको रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं। हाँ, जब आप एक बार मेरी वीडियोज को देख लोगे, एक्सप्लेन जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उसको आप देख लोगे, तो आप जब हमारी पीडीएफ को देखोगे तो आपको और अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना, ये बताइए। आपने देखा कि जो लकड़ी की जो चीजें होती हैं, अगर आप उसको भी कहीं, जैसे प्लाई हुआ, प्लाई को अगर आप बाहर रख दोगे तो वो भी फूल जाती है। ठीक है, लकड़ी का कोई सामान है वो फूल जाता है, वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो वो भी आपका होता है अंतः शोषण के कारण। क्लियर है? चाहे अनाज हो आपका फूल रहा है, चाहे लकड़ी फूल रही, वो सब दोनों होते हैं अंतः शोषण के कारण। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। ठीक है, लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। चलिए, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सिस्टेमा नेचुरे भी जो है ये लिनियस ने ही लिखी है। क्लियर है? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक भी लिनियस ने लिखी है, जो वर्गीकी के जनक है। क्लियर है? देखो यार, मैं 500 क्वेश्चन अगर आपको करा दिया ना इसके साइंस के, तो आप कोई भी पेपर दे लीजिएगा,
आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि कुछ साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आना ही आना है। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया साइंस के वो रिपीट ही होते हैं बार बार, इसीलिए आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको नोट्स तो बनानी नहीं है, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रिंट निकलवा लीजिए अगर आपके पास कहीं मार्केट वगैरह है। अभी मत जाना, लॉकडाउन है अभी, तो केवल आप वैसे ही पढ़ लीजिए। फिर आप लोग जाना, इसको आप बढ़िया से निकलवा लेना, एक फाइल बनाइए और सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। डेफिनेटली आपके अच्छे खासे मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। चलिए, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? चलिए, तो वर्गीकी की सबसे जो छोटी इकाई है वो है जाति। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, बाकी आपको पीडीएफ मिलेगी, उसका आंसर भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि पीडीएफ मिल जाएगी आंसर नहीं मिलेगा, सारे साथ में है। बस आपको अगर डेली ऐसे चाहिए वीडियो और पीडीएफ तो आपको इन चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपको कोई पैसे तो लग नहीं रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आलू किस कुल से संबंधित है? बताइए। सोलेनेसी, कंपोजिटी, ग्रेमिनी या क्रूसीफेरी? तो जो आलू होता है ये आपके सोलेनेसी फैमिली से संबंधित होता है। ठीक है, फैमिली से क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप मेरे 500 क्वेश्चंस देख लेंगे तो सारे फैमिलीज क्लियर हो जाएंगी। कुछ फैमिली आज के क्वेश्चंस में है, कुछ फैमिली आपको कल की क्लास में मिलेंगी, यानी सारी फैमिलीज आपकी कवर हो जाएंगी। तो सोलेनेसी फैमिली से आता है आलू। आगे बढ़ते हैं। कपास किस फैमिली से संबंधित है? अगला क्वेश्चन। जो कपास है ये मालवेसी फैमिली से संबंधित है। ठीक है, ये भी याद रखना है, मालवेसी फैमिली। कपास की दो प्रजातियां होती हैं, मैं आपको बता देता हूं। जो कपास है मुख्यतः दो तरीके की होती है, एक देसी कपास होती है और एक अमेरिकी कपास होती है। दो चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, बैगन किस कुल का पौधा है? बताइए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। जो बैगन है वो किस कुल से है? तो वो आपका है सोलेनेसी। ठीक है, याद रखिएगा, सोलेनेसी से बैगन आपका संबंधित है। और जो आपका कपास था ये मालवेसी से था। ठीक है, और सोलेनेसी से ही आपका आलू भी था। तो ये आलू और बैगन जो है सोलेनेसी से है, और जो आपका कपास है ये मालवेसी से है। तो समझ में आ रहा होगा। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गॉस्पियम। ठीक है, गॉस्पियम है कपास के पौधे का वंशीय नाम। इनको अवॉइड मत करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे के सारे आ चुके हैं एग्जाम में क्वेश्चन, यही लेवल आता है। अब वो सब क्वेश्चन गए, रतौंधी किस रोग से किस विटामिन कमी से कारण, ये सब लेवल अब एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो अच्छे से अच्छे लोग गलत करते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, आपको गैस्पियम लगा देना है जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, चलिए, आम का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मूसा सेपियंटम, डोक्स कैरोटा या मैंगीफेरा इंडिका, या इनमें से कोई नहीं? तो आम का वास्तविक नाम या वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका होता है। अगर हम आम के बारे में बात करें तो आम जो है भारत में फलों का राजा है। ठीक है, अगर हम और भी बात करें इसमें तो यह भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में इसको राष्ट्रीय फल का दर्जा प्राप्त है। कहाँ कहाँ पर, मैं बता देता हूं आपको। भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, इसमें इसको राष्ट्रीय फल का दर्जा प्राप्त है। बाकी आपकी एक कंट्री है जिसका नाम है, बताइए, बांग्लादेश। बांग्लादेश में आम के पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा ये 4 पॉइंट यहां पर। कौन से? भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल का दर्जा है, और बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ की संज्ञा दी गई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? जो अनाज जिसमें उगते हैं, चाहे गेहूं हुआ, धान हुआ, ज्वार, बाजरा, ये सब किस कुल से संबंधित हैं? बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेमिनी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेमिनी। बाकी मालवेसी आपका कपास से संबंधित है, सोलेनेसी में आपका बैगन और आलू आता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी और जो फैमिलीज हैं वो भी आपके आगे क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं के पौधे का वास्तविक नाम क्या है? बताइए, यानी उसका साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें गेहूं का तो हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं के पौधे का वास्तविक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? ये लोग हम क्वेश्चन इसको कर चुके हैं। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। ठीक है, वर्गीकी के पितामह या वर्गीकी के जनक हैं लिनियस, हम लोग पढ़ चुके हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो ये भी आपके हैं लिनियस।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। द्विनाम पद्धति, पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है, यानी जो पुष्पी पादपों ने ये किस कुल से संबंधित है, तो ये है आपके फेनरोगैम्स में। क्लियर है, पुष्पी पादक आपके फेनरोगेम्स कुल से संबंधित हैं। आगे सब पढ़ते हैं। अपुष्पी पादप किसमें है, पुष्पी तो आपके हो गए, फेनरोगैम्स में। अब आप बताइए अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। तो अपुष्पी हो जाएगा आपका क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स हो जाएगा पुष्पी पादपों में। क्लियर है। चलिए, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं, यानी जो द्विनाम पद्धति है ये दो नाम कौन कौन से हैं, वंश तथा जाति को बताते हैं, जाति तथा किस्म को बताते हैं, कुल तथा वंश को बताते हैं, गण तथा कुल को बताते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंश तथा जाति। क्लियर है, ठीक है। जो द्विनाम पद्धति में दो नाम है, तो एक नाम वंश का है और दूसरा नाम जाति का है। ठीक है, चलिए, बाकी आपको पता है द्विनाम पद्धति किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं, बताइए। आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे की तरफ जो क्वेश्चन है उस पर देखते हैं, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन अगर पसंद आया और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, उन्हें अभी तक क्वेश्चन पसंद ही नहीं आए हैं, तो अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और जो मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूं आपको ये काम अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, ये सारी चीजें आप कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए मैं फिर बता देता हूं, जिनको भी व्हाट्सएप से जुड़ना है उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया गया है, वो जाके उस पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट है। तो जीवाणु की खोज की थी लेeuwenhoek ने। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। देखो इसमें सारे आंसर भी मैंने दे दिए हैं, आप जब पीडीएफ पाओगे तो आपको सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए, आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया और आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। ठीक है, और चैनल अगर आप नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो जहां पर मिलते रहेंगे और आप एग्जाम क्रैक करके जल्दी से गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।